Hi everyone, welcome you all on Law Vita here. This is Aradhya Gupta. Today in this lecture we'll be discussing a topic of UP Revenue Code 2006. इसमें हम लोग देखेंगे आज कि जो भूमिधर होते हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं जो कि एन्यूमरेटेड हैं विद इन सेक्शन 75 ऑफ द कोड. देखिए, एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था इन द पास्ट रिगार्डिंग द क्लासेस ऑफ टेन्योर होल्डर्स. टेन्योर होल्डर्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन है एंड दे आर प्राइमरी 4: भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसामी एंड गवर्नमेंट लेसी. है ना, हम लोगों ने पढ़ा था. सेक्शन 74 में ये डिफाइन थे और सेक्शन 75 में डिफाइन था भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट. मतलब ये वो भूमिधर हैं, ये वो टेन्योर होल्डर हैं जिनके पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट होता है, जिसका जो प्रॉपर्टी में राइट है वो परमानेंट होता है और हेरिडिटरी होता है ना. यही पढ़ा था ना हमने. मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है ऑलरेडी. ठीक है, नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, तभी यहाँ पे बहुत सी जो टर्म्स का यूज़ किया जाएगा वो आपको समझ में आएगा. तो आज हम लोग जानेंगे कि जो भूमिधर जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट होता है उसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि प्रोवाइडेड है विद इन सेक्शन 75. So here we will be discussing the 8 rights of the भूमिधर. ठीक है, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं. देखो, आई टेल यू, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी रेवेन्यू कोड का और लॉन्ग क्वेश्चन तो इस पे आता ही आता है. आइदर 10 मार्कर और 15 मार्कर, जो भी आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का मार्किंग है. तो इसको अच्छे से तैयार करिए और उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर के थ्रू आप लोगों का ये टॉपिक पूरा हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट राइट, the right to use of land by Bhumidhar. It says that every tenure holder who is a Bhumidhar has an exclusive right to retain the possession over the land and it may be used for purposes whatsoever. ये बोल रहे हैं कि जो tenure holder भूमिधर है, मतलब जो भूमिधर with transferable right है, उस पर्सन के पास, उस फार्मर के पास एक्सक्लूसिव होलसम राइट होता है अपने लैंड को यूटिलाइज करने का, लैंड को पजेस करने का. ठीक है, उसके पास कंप्लीट राइट है उस लैंड को वो जिस तरह से चाहे, जिस पर्पस के लिए चाहे वैसे उसका यूज़ कर सकता है. The purposes whatsoever means here such Bhumidhar may use his land not only for the purposes which are connected with agriculture, horticulture, animal husbandry, पोल्ट्री फार्मिंग, पिगरी और पिसिकल्चर. यहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पसेस के लिए ही नहीं, अगर भूमिधर चाहे तो वो किसी और पर्पसेस के लिए भी अपने उस लैंड का यूज़ कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या इससे रिलेटेड और जितने यूजेस हैं उनके लिए ही यूज़ करे. दिस इज़ नॉट सो. द वर्ड यूज़ ऑफ लैंड ऑल्सो इंक्लूड्स नॉट टू यूज़ लैंड फॉर अबव पर्पसेस एंड कीप द लैंड वैकेंट. और ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि यूज़ ऑफ लैंड, कि भूमिधर का राइट है, द राइट टू यूज़ ऑफ लैंड, इसके अंदर ये भी उसका राइट है कि वो चाहे तो किसी भी और अदर देन ऑल दीज एस्पेक्ट्स और किसी भी पर्पसेस के लिए उस लैंड को यूज़ कर सकता है. प्लस उसका ये राइट है कि वो अगर चाहे तो उस लैंड को बिल्कुल वैकेंट, खाली भी छोड़ सकता है. ज़रूरी नहीं कि वो कोई काम करे ही करे. इट इज़ हैविंग द राइट अवेलेबल विद द भूमिधर दैट ही कैन कीप हिज लैंड वैकेंट. राइट, तो ये हमारा पहला राइट है भूमिधर के पास, राइट टू यूज़ ऑफ लैंड. राइट, नेक्स्ट है नो राइट टू अप्रोप्रिएट द मिनरल्स. ये बहुत सिंपल बात है कि वो जो लैंड एक्वायर की है भूमिधर ने, उस लैंड पे जो भी मिनरल्स और माइंस हैं, ठीक है, वो उसको एक्वायर करने का या अप्रोप्रिएट करने का राइट जो है भूमिधर के पास नहीं है. ठीक है, किसी भी तरीके के मिनरल्स डिराइव होते हैं अर्थ क्रस्ट में से उस लैंड के. ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल केमिकल कॉम्पोजिशन डिराइव होता है तो वो सारा का सारा स्टेट को वेस्ट होता है, स्टेट के अंदर जाता है. उसमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के का उस चीज़ के ऊपर, उस मिनरल या माइन के ऊपर कोई पोजेशन या अप्रोप्रिएशन नहीं होता है. भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हैज़ नो राइट टू अप्रोप्रिएट मिनरल्स विच आर एग्जिस्टिंग ऑन हिज भूमिधारी लैंड. द वर्ड मिनरल प्राइमरली मीन्स समथिंग विच ग्रोज इन और इज़ डिग आउट ऑफ अ माइन. ठीक है, एक्सकेवेशन के थ्रू जो चीज़ डिराइव की जाती हो फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, वो सभी चीज़ें मिनरल्स में आती हैं विच आर हैविंग दी वैल्यू विद इन इटसेल्फ. सो इसमें एक केस है हमारे पास, लड्डूमल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965 का.
It says that the minerals in its widest sense means any ingredient in the earth's crust, more specifically a body destitute of organism but with a definite chemical composition which naturally exists within the earth or its surface. तो ये बोल रहे कि मतलब बेसिकली इस केस के अंदर मिनरल्स टर्म का कॉन्सेप्ट समझाया गया, मीनिंग बताया गया है कि मिनरल क्या है, कोई भी इंग्रेडिएंट जो कि अर्थ क्रस्ट से डिराइव हो रहा है. और यहाँ पे मिनरल टर्म को स्पेसिफिकली बोला गया किसी भी तरीके का बॉडी या कॉप्स या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर डिराइव हो रही है तो वो सभी चीज़ें, या किसी भी तरीके का कोई केमिकल कॉम्पोजिशन डिराइव हो रहा है विच नेचुरली एग्जिस्ट विद इन द अर्थ. वो मैन मेड नहीं है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वो नेचुरली अर्थ से डिराइव हो रहा है. ऐसी सारी चीज़ें का अप्रोप्रिएशन करने का राइट भूमिधर के पास नहीं होता है. वही उसी लैंड से जो वो अक्वायर कर रहा है, जो उसकी भूमिधारी लैंड है उसमें से. ठीक है. द मिनरल्स एंड माइंस अंडर यूपी रेवेन्यू कोड हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन द स्टेट. वो स्टेट के अंदर में जाता है. एज वेल एज अगर कोई तरीके का कॉर्पस, मतलब किसी की ह्यूमन बॉडी या स्कल, किसी एनिमल का कोई पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एलिफेंट का ट्रंक या ऐसा, या टूथ, ऐसा कुछ भी अगर डिराइव हो रहा है, मिल रहा है वहाँ से, तो वो सब चीज़ें स्टेट के अंदर जाएगी. स्टेट उसको वेस्ट करता है. एक और केसेस से रिलेटेड हियर, शर्मा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975. इन दिस केस द पेटिशनर्स वर द मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स. इसमें जो पेटिशनर थे वो ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स थे, वो लोग ईंटें बनाते थे. दे वर एक्सकेवेटिंग अर्थ फ्रॉम आउट ऑफ देयर ओन भूमिधारी प्लॉट्स. जो उनकी खुद, वो भूमिधर भी थे, उनकी खुद की जो भूमिधारी प्लॉट थी उसमें से वो एक्सकेवेट कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, और वहाँ से मतलब उसका इस्तेमाल के थ्रू वो अपनी ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे. दे वर asked to pay the royalty for the bricks manufactured. The notice was served under UP Mines and Minerals Rules 1963. तो उनको नोटिस दिया गया कि आप जो भी ये ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, द रीज़न इज़ कि जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो दैट इज़ बीइंग एक्सकेवेटेड फ्रॉम द अर्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड, तो इट एक्चुअली वेस्ट टू द स्टेट. तो आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका जो रॉयल्टी है होगा, वट एवर द अमाउंट विल बी, वो आप पे करोगे टू द स्टेट. ठीक है. द रॉयल्टी विल बी पेड. एंड इसका जो नोटिस है वो सर्व किया गया किसके अंडर, अंडर द यूपी माइंस एंड मिनरल्स रूल्स. क्लियर. ये हो गया दूसरा राइट. थर्ड इज द राइट टू गेट द डेक्लेरेशन एक्सप्लेन इन सेक्शन 80 ऑफ द कोड. व्हाट डज इट से? द भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट हैज़ अ राइट टू चेंज द यूज ऑफ हिज होल्डिंग और अ पार्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल which are other than the agricultural related or animal husbandry, horticulture related activities. मैं बोल रहे कि अगर जैसे जो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट है, अगर उसको अपने होल्डिंग का जो वो लैंड अक्वायर कर रहा है, पोजेस कर रहा है, उसका यूज़ किसी और पर्पज़ के लिए करना है अदर देन ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा, तो फिर उसके लिए और मतलब उसके अलावा किस तरह से या तो वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहता है, कमर्शियल या फिर रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, तो उसको क्या करना होगा? द भूमिधर कैन मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द SDO, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया, सीकिंग परमिशन टू चेंज द यूज़ ऑफ लैंड एंड डिक्लेरेशन इन रिगार्ड. तो उसको क्या करना है कि एप्लीकेशन सबमिट करना है SDO ऑफिस में. ठीक है. ये परमिशन लेना है कि मुझे अपना यूज़ ऑफ लैंड जो है वो चेंज करना है और इसका डेक्लेरेशन रिसीव करना है. आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ सच डेक्लेरेशन एप्लीकेशन विद ऑल द फॉर्मेलिटीज़ एंड नो ऑब्जेक्शन ऑफ को शेयरर्स, मतलब इन केस अगर वो लैंड शेयरिंग में है, उसके को शेयरर्स भी हैं, अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया इस चेंज ऑफ यूज़ के कंटेक्स्ट में और एप्लीकेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ भी फुलफिल हो गई, सो ऑर्डर जो है इट शैल बी पास विद इन 45 days मेंशनिंग द रीज़न टू ग्रांट द परमिशन टू चेंज द यूटिलिटी ऑफ द होल्डिंग कम्प्लीटली और पार्टली और रिजेक्ट द एप्लीकेशन. अब SDO ऑफिस में एप्लीकेशन चला गया, सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल हो गई, को शेयरर्स ने कोई ऑब्जेक्शन भी रेज़ नहीं किया, तो अब जो है वो SDO जो है विद इन 45 days जो है ऑर्डर पास करेंगे प्लस रीजंस लिखेंगे कि वो ये परमिशन क्यों ग्रांट कर रहे हैं, या इन केस वो रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को तो तब भी देंगे कि वो ये एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं. राइट. द ऑर्डर विच इज़ पास बाय अथॉरिटी विल बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट अकॉर्डिंगली. और प्रोविजंस में जैसा मेंशन है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेंट को ये जो ऑर्डर्स हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं अकॉर्डिंगली. राइट. तो ये हो गया हमारा 3 राइट्स. कौन कौन से अभी तक पढ़े? पहला पढ़ा राइट टू यूज़ ऑफ लैंड, दूसरा पढ़ा नो राइट टू अप्रोप्रिएट द मिनरल्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम द लैंड, एंड द थर्ड राइट टू गेट द डेक्लेरेशन ऑफ व्हाट, ऑफ चेंजिंग द यूज़ ऑफ लैंड. फोर्थ है आपका राइट टू ट्रांसफर.
ये सेक्शन 88 प्रोवाइड करता है द कोड. इट सेज इट प्रोवाइड्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट इज ट्रांसफरेबल. ये हमने पढ़ा था कि जो भूमिधर का राइट है प्रॉपर्टी के अंदर वो ट्रांसफरेबल होता है. मतलब उसके पास ये राइट है, ये अथॉरिटी है कि वो अपने राइट्स को जो वो अक्वायर कर रहा है भूमिदारी का वो ट्रांसफ़र कर सकता है टू सम अदर पर्सन. भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट कैन ट्रांसफर इज होल्डिंग और एनी पार्ट ऑफ इट. चाहे तो वो पूरी की पूरी होल्डिंग ट्रांसफ़र कर सकता है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, या उसका कोई पार्ट भी कर सकता है. इट इज़ हिज डिस्क्रिशन. ही मे सेल और गिफ्ट और बिक्वेथ इट टू एनी पर्सन. वो बाय सेल भी ट्रांसफ़र कर सकता है, बाय गिफ्ट भी, या विल वगैरह बना के बिक्वेथ भी कर सकता है. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन हिज राइट टू सेल और बिक्वेथ. इस पर कोई तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. This right of transfer is available to all the Bhumidhar with transferable rights, whether he may be a male or female, he's a Hindu or non-Hindu, whether the Bhumidhari land is self-acquired or ancestral. मैंने बताया ना, कोई restriction नहीं है. So no matter भूमिधर मेल है या फीमेल है, वो हिंदू है या कोई और रिलीजन से बिलोंग करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी उसने अक्वायर की है वो सेल्फ अक्वायर्ड है या फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, नो मैटर. पर उसके पास अगर बिकॉज वो एक भूमिधर में ट्रांसफरेबल राइट है तो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है टू ट्रांसफर हिज लैंड और होल्डिंग. राइट, वी आर हैविंग अ केस हियर, रामजी दीक्षित वर्सेस भृगुनाथ 1968. In this case, a widow inherited some seed and khudkasht land from her husband. On the abolition of zamindari, she became bhumidhar. She transferred the land by way of gift. The appellant challenged the transfer. Supreme Court held that she was at liberty to make an absolute gift of such a property by the ordinary rules of Hindu law. इस केस में क्या था, ये तब की केस है जब ऑब्वियसली ये कोड नहीं आया था, उससे पहले ज़मींदारी सिस्टम प्रिवेल कर रहा था. एंड तब डिफरेंट क्लास और क्लासिफिकेशंस होती थी टेन्योर होल्डर की, सीड और खुद कास्ट वगैरह. तो एक विडो थी एक पर्सन की, तो उसने अपने हस्बैंड की खुदकश्त और सीड लैंड जो है वो इनहेरिट की थी. ठीक है, मतलब हस्बैंड की डेथ के पास वो उसके अंडर आ गई थी, उसको पोजीशन मिल गया था. अब जब ज़मींदारी अबॉलिश हुआ, ज़मींदारी सिस्टम, तो वो भूमिधर बन गई. ठीक है, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भूमिधर बन गई. नाउ शी हैज़ अ राइट टू ट्रांसफर, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट बनी. तो नाउ शी हैज़ ट्रांसफर्ड द लैंड बाय वे ऑफ गिफ्ट. तो उसने अब क्या किया, अपने उस लैंड को बाय वे ऑफ गिफ्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया. अब जिसको दिक्कत थी उस अपीलेंट ने चैलेंज किया इस ट्रांसफ़र को. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो एक्सक्लूसिवली लिबर्टी है उसके पास कि वो एब्सोल्यूट गिफ्ट कर सकती है अपनी प्रॉपर्टी को बाय द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ हिंदू लॉ. ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस रामजी दीक्षित वर्सेस भृगुनाथ. तो हमारे 4 राइट्स हो गए. नेक्स्ट है राइट ऑफ एक्सचेंज. सो भूमिधर में एक्सचेंज इज लैंड विद द लैंड ऑफ एनी अदर भूमिधर और ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी लाइक म्यूनिसिपलिटी, टाउन एरिया एक्सेट्रा, being the land of section 59 of the code after obtaining the prior permission from SDO of तहसील. तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के पास ये राइट होता है कि वो अपनी लैंड को किसी और भूमिधर या ग्राम पंचायत या लोकल अथॉरिटी के साथ एक्सचेंज कर सकती है. मतलब अपनी लैंड को उनको दे के और उसके एक्सचेंज में एक दूसरी लैंड को ले सकती है इन पोजेशन. पर उसके लिए एक प्रायर परमिशन लेना पड़ता है फ्रॉम द SDO, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द तहसील. देखिए भाई, आप लोग ना अथॉरिटीज़ के नाम प्लीज़ ध्यान रखना, कौन सी अथॉरिटीज़ है. ठीक है, और उसके लिए किस, जैसे अगर हमको डिक्लेरेशन कराना है फॉर द चेंज ऑफ यूज़ ऑफ लैंड तब कौन सी अथॉरिटी है, एक्सचेंज करा रहे हैं तब कौन सी अथॉरिटी है. सो डू कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर एक्सचेंज कराना है तो SDO का परमिशन लेना पड़ेगा. नाउ SDO हैज़ अ राइट टू रिफ्यूज़ अ परमिशन फॉर ग्रांट इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट. अभी क्योंकि कुछ कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो SDO के पास पावर है कि वो एक्सचेंज की परमिशन को डिसमिस कर दे या फिर रिफ्यूज़ कर दे. क्या क्या, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है दैट द प्रपोज एक्सचेंज इज़ नॉट नेसेसरी टू सिक्योर द फैसिलिटीज़ ऑफ कल्टिवेशन और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. मतलब उन्हें लग रहा है कि ये जो एक्सचेंज होगा इससे कहीं ना कहीं कल्टिवेशन पे अफेक्ट पड़ेगा. इट वुड नॉट मेक सिक्योर द फैसिलिटीज़ ऑफ कल्टिवेशन. तो फिर वहाँ पे वो डिनाई कर सकते हैं.
दूसरा, if the difference between rental value of both the plots in question is more than 10%. अब जब दोनों ही प्लॉट्स का या होल्डिंग्स का जब एस्टिमेशन किया गया ऑफ द रेंट वैल्यू, तो वहाँ पे 10% से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा था. सो इन दैट सिचुएशन ही may refuse the permission. Third, in case exchange is allowed, thereafter the difference in area exceed up to 25% or more. मतलब अगर एक्सचेंज जब अलाउ कर दिया, उसके बाद होल्डिंग्स में चेंजेस आया वॉटेवर, उसकी वजह से वी गेट टू नो कि उसमें उनके दोनों ही होल्डिंग्स के एरिया में देयर इज अ डिफरेंस मोर देन 25%. तो इफ़ सच अ रिविलेशन इज देयर, तो वहाँ पे भी एसडीओ में रिफ्यूज द परमिशन फॉर सच ग्रांट ऑफ एक्सचेंज. Then D, in case of land is falling under section 59 of the code and of the code, make it correct, it says code, okay, right, and is reserved for purposes of planned use, exchange cannot be made because no bhumidari right shall accrue after the exchange. यहाँ बोल रहे हैं कि अगर जैसे 59 के विद इन अगर आप वो लैंड फॉल कर रही है, देयर आर सम कैटेगरी ऑफ लैंड जो कि 59 सेक्शन में दिया गया है. लेट्स रीड, आप लोग पढ़िएगा उसको. तो बोल रहे हैं कि अगर वो लैंड पर्टिकुलर किसी ऑलरेडी प्लान्ड यूज के लिए रिजर्व थी, तो फिर वहाँ पे भी एसडीओ में रिफ्यूज फॉर सच एक्सचेंज. एंड लास्ट, इन केस अ प्रपोज लैंड ऑफ अदर साइड इज नॉट सिचुएटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ सेम तहसील. अब क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो जहाँ पे लैंड भूमिधार की है वहीं के तहसील के एसडीओ के पास जाएगी, राइट. और जिसके साथ वो एक्सचेंज करना चाह रहा है, अगर वो जो लैंड है, प्रपोज लैंड जो है, वो उस तहसील के विद इन लिमिट्स में नहीं आ रही है, सिचुएटेड नहीं है, सो इन दैट केस ऑल्सो एसडीओ में रिफ्यूज, इट हैज़ द discretion to refuse the permission for such grant of exchange, right. The exchange of land can be made easily where the holding is belonging to an individual, but in case there are number of co-sharers having their joint share, the exchange of holding cannot be given effect until and unless all the co-sharers give their consent or land of interested shareholders divided under the provisions of. ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि मतलब अगर किसी इंडिविजुअल की लैंड है, ठीक है, उस पर कोई को-होल्डर नहीं है, तो वहाँ पे तो बहुत इजी हो जाता है एक्सचेंज करना, इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती. बट इन केस जब को शेयरर्स होते हैं, मतलब कई सारे लोग मिलके उस होल्डिंग को अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, जॉइंट शेयरिंग है, तो वहाँ पे एक्सचेंज बिकम्स टफ, बिकॉज फिर हर को शेयरर का कंसेंट लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और मतलब जो इंटरेस्टेड है जो नहीं है, तो उस हिसाब से फिर लैंड का डिवीजन करना होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन अगर को शेयरर्स होते हैं. और अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक इंडिविजुअल इससे बिलोंग करता है होल्डिंग, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर मेकिंग सच एक्सचेंज ऑफ लैंड. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 राइट्स हो गए. चलो 6 पढ़ते हैं. ठीक है गाइस, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, बट सी एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. और जब मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँ अगर कोई पॉइंट को, तो आप लोग बोलते हो आई एम जस्ट रीडिंग. तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब ये सोचो कि ना ये वीडियो देख रहे हो तो इसी के साथ साथ आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा. तो ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़ो, साथ साथ लिख रहे हो तो लिखो, ठीक है ना. चलो 6 पॉइंट है राइट टू बिक्वेस्ट. बिक्वेस्ट क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ, अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर देना. तो जैसे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है ये कि अब हमारे बाद किसके पास जाएगी. सो थ्रू विल और सक्सेशन इस प्रोसेस से होता है. तो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट मे बाय विल बिक्वेथ हिज होल्डिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ इट. ठीक है, अपनी होल्डिंग का या उसका कोई भी पार्ट जो है वो भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के पास राइट है कि वो उसको थ्रू विल बिक्वेथ कर सकता है. द विल मस्ट बी इन राइटिंग एंड अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस एंड रजिस्टर्ड. इसका कुछ कंडीशंस है. एक तो विल राइटिंग में होना चाहिए, उस पर इट मस्ट बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेस और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. The competent authority for the registration of will and other documents as sale deed, agreement, etc. कौन होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? इट इज़ दी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ये विल का रजिस्ट्रेशन कराना या बाकी जो भी रेलेवेंट नीडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का प्रेपरेशन और रजिस्ट्रेशन करने का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दैट इज़ दी रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट. A will is a legal declaration of the intention of testator with respect to his property which he desires to be carried on into effect after his death. will क्या है? will एक लीगल डेक्लेरेशन ही तो है. टेस्टेटर की इंटेंशन तो बताते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसके पास ट्रांसफ़र होगी. who will take over the charge or the possession over the property. तो ये एक इंटेंशन है जो जिसका एक लीगल डेक्लेरेशन
दिस इज वॉट द विल इज. विल इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र बट इट इज़ अ मोड ऑफ डिवॉल्यूशन. याद रखो, विल एक ट्रांसफ़र नहीं है पर एक डिवॉल्यूशन का मोड है कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी. ठीक है. Bhumidar with transferable right, either male or female can make will in respect of Bhumidari land, whether it is self-acquired, ancestral or received in succession. तो भाई इसमें भी कोई restriction नहीं है कि मेल हो फीमेल हो, कोई भी कर सकता है, चाहे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, चाहे ancestral प्रॉपर्टी हो, या सक्सेशन से मिली हुई प्रॉपर्टी हो. ऐसा हर भूमिधर जो है वो प्रॉपर्टी बिक्वेथ कर सकता है. ठीक है. And among the 3 tenure holders, only the Bhumidar with transferable right exclusively possess this right to bequest, and the rest to have no right to make the will. हाँ, तो मतलब अगर हम टॉप 3 टेन्योर होल्डर की बात करें विद ट्रांसफरेबल राइट्स, विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स और आसामी, इन तीनों में विद ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिधर के पास ही एक्सक्लूसिव राइट होता है, राइट टू बिक्वेस्ट का. बाकी दोनों के पास विल बनाने का, बिक्वेस्ट करने का, प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता है. ठीक है. डू रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना. ठीक है. चलो, 7th पॉइंट, राइट टू सू फॉर डिविजन, सेक्शन 116. व्हाट डज इट से? द भूमिधर में सू फॉर डिविजन ऑफ हिज होल्डिंग एज को शेयरर्स. ठीक है. मतलब अगर कोई लैंड के कई सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, और नाउ ड्यू टू वट एवर रीजन्स मे बी, कोई ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई क्लैशेज या फिर कोई ना कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो नाउ डिविजन करना है, ठीक है, उस होल्डिंग का, तो उसके लिए सू कर सकता है. इट मे सू फॉर डिविजन of his holding as a co-sharer. To every such suit, the ग्राम पंचायत concerned shall be made a party. और इस तरह के जो भी डिवीजन से रिलेटेड जो भी सूट्स हैं उसमें ग्राम पंचायत भी एक कंसर्न पार्टी होते हैं. इट शाल लिखा है तो होती ही होती है, राइट. द सूट शैल बी फाइल्ड इन द रेवेन्यू कोर्ट. अब कहाँ पे केस फाइल होगा? तो रेवेन्यू कोर्ट में ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर फॉर द डिवीजन ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, वेल्स एंड अदर इम्प्रूवमेंट. मतलब जो भी चीज़ों का डिवीजन हो रहा है, आइदर स्टैंडिंग ट्रीज ओवर द लैंड, वेल्स इम्प्रूव और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का. सो 2-3 बातें हैं. ग्राम पंचायत कंसर्न पार्टी होगी एंड सूट कहाँ फाइल होगा? रेवेन्यू कोर्ट में. इफ़ देर आर सेवरल को शेयरर्स एंड ऑल और सम ऑफ देम ओनली आर इंटरेस्टेड टू गेट पार्टीशन देयर शेयर फ्रॉम अदर्स, a single suit will lie impeding all persons against whom who are not interested, along with the formal opposite parties before the court of SDO. अभी क्या सीन है देखो. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी होल्डिंग है और A, B, C, D और E, ये 5 लोग इस होल्डिंग के को शेयरर्स हैं. ठीक है. अब इसमें से ये 3 A, B, C चाहते हैं कि डिवीजन हो और ये दोनों नहीं चाहते हैं. तो अब ऐसे तो है नहीं ये अलग से लेके आएगा सूट, ये अलग से लेके आएगा, ये अलग से लेके आएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्या होगा कि ये तीनों एक पार्टी हो जाएंगे. ठीक है. क्या लिखा है? ओनली सम ऑफ देम आर इंटरेस्टेड टू गेट पार्टीशन इन अ सिंगल सूट विल इम्पीड ऑल द पर्सन्स अगेंस्ट हुम हु आर नॉट इंटरेस्टेड. ये लोग ABC एक तरफ एक साइड होंगे एंड द अदर पार्टी विल बी D and D. ठीक है. इस तरीके से आपका जो है डिवीजन होगा और द पार्टीज जो है वो डिटरमाइन होगी. The SDO shall pass the order to divide the share of each shareholder to fix the land revenue and necessary conditions in corrections in map showing the share of co-sharers in different colors. ठीक है. तो अभी क्या है कि SDO जब ऑर्डर्स पास करेंगे तो वो हर शेयर होल्डर का कितना कितना कैसे कैसे शेयर है वो सब डिटरमाइन करेंगे इन द ऑर्डर्स विच विल बी पासिंग. क्योंकि फिर लैंड रेवेन्यू भी तो डिटरमाइन करना होगा ना अकॉर्डिंगली, प्लस और भी जितनी चीज़ें नेसेसरी कंडीशंस हैं. मैप में करेक्शंस होगा फिर से. ठीक है. रिवाइज मैप प्रिपेयर होंगे और अलग अलग को शेयरर्स, लैंड तो एक ही है पर को शेयरर्स के अलग अलग पार्टीशंस हैं तो वो डिफरेंट कलर्स से जो है वो डेपिक्ट किए जाएंगे विद इन द मैप ऑफ द पर्टिकुलर लैंड. Right. SDO shall decide the suit within the period of 6 months, and in case he fails to do so, record the reasons for the same. Right. तो within 6 months of the filing of the application, जो है आपका सूट डिसाइड होगा बाय SDO. और अगर वो फेल हो जाते हैं इन डिसाइडिंग द केस तो वहाँ पे वो they'll give the reasons, they'll record the reasons for the same. Any aggrieved party has a right to prefer for appeal before the commissioner and thereafter second appeal in the court of board of revenue. ठीक है. कोई भी पर्सन अगर अग्रीव है बाय द ऑर्डर्स ऑफ SDO तो उनके पास वो फर्स्ट अपील ले जा सकते हैं कमिश्नर ऑफिस में एंड सेकंड अपील विल लाई इन द कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ठीक है ना. तो आप लोग ये जो आपका हिरार्की है ये याद रखना. इनिशियली केस जाएगा SDO में, सब डिविजनल ऑफिसर के कोर्ट में. उसके बाद अगर इफ द पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन देन इट विल टेक द अपील बिफोर कमिश्नर
एंड वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, देयर आफ्टर द सेकेंड अपील विल लाई इन द कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राइट। चलिए लास्ट पॉइंट है, जल्दी से देख लेते हैं, द राइट टू नॉन इजेक्टमेंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जल्दी से बताती हूँ। जो भी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट होता है उनके साथ इसी ने कि दे हैव अ राइट ऑफ नॉन इजेक्टमेंट, मतलब कोई भी उन्हें किसी भी सर्कमस्टांस में इजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब उन्हें बेदखल या फिर डिस्पोजेस नहीं कर सकता है उस लैंड में। अब भले ही जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने लास्ट में कि अगर वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं, एक टाइम लिमिट हो गया, सब कुछ हो गया, नोटिस दे दिया, पर वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब क्या वो अपनी मनमानी करता रहेगा? नहीं, आप इजेक्ट नहीं कर सकते, पर आप सेल करो ना प्रॉपर होल्डिंग को, और क्योंकि हमको लैंड रेवेन्यू के अरियर्स तो रियलाइज करते हैं ना स्टेट को, तो सेल की जा सकती है होल्डिंग को, पर द भूमिधर हैज़ अ राइट ऑफ नॉन इजेक्ट। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेक्शन 130 ऑफ द कोड डिक्लेयर्स, क्या कोड गलत लिखा है, ये ऑटो करेक्शन में गलत हो गया, दिस इज CODE, ठीक है, कोड है ये। It declares that no Bhumidhar shall be liable to ejectment from his holding except as provided under the code. It means a Bhumidhar cannot be ejected from his holding on any ground whatsoever, right? Section 130, although is the smallest in size, but it is declared as the most important provision of law that the Bhumidhar is immune from ejectment. Immune, बिल्कुल immune है ejectment से, ejectment के aspect से। For example, I just told you, if a Bhumidhar keeps his land vacant for a period of 20 years, कि 20 साल से land vacant है, कुछ कर ही नहीं रहा है उस पर, he cannot be ejected, and if he fails to pay the land revenue, he cannot be ejected, although holding can be sold for realization of arrears of land revenue। ठीक है ना, तो हो गया हमारा, क्या हो गया, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के क्या क्या राइट्स होते हैं, सेक्शन 75 पूरा पढ़ लिया। इजी था, इंटरेस्टिंग था, अच्छा टॉपिक था, आई होप याद हो गया होगा काफ़ी सारा, और एक रिवीजन के लिए दोबारा देख लेना, इंटू 2 पे देख लेना, है ना, तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लेके आऊँगी, कौन कौन से टॉपिक्स पे चाहिए वो सब कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, और वीडियो में कुछ कमी लग रही है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो सब भी अपना सारा जो रिव्यू है वो सब कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट है आप सभी के लिए, बहुत सारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और बहुत सारा मैं धीरे धीरे लाती हुई रहती हूँ, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के नोट्स या किसी भी और सब्जेक्ट के नोट्स PDF के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों के ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। Okay, so this was it for this video. I'll be back soon with another lecture. Till then everyone, take care of yourself, have a good day, keep studying, bye bye.